हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं एग्रीन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश, यानी भारत का कृषिगत ढांचा अंग्रेजों के अंडर है वो कैसा था। उसमें महलवारी व्यवस्था आ गई थी। आज हम पढ़ेंगे रेतवारी व्यवस्था की। रेतवारी व्यवस्था है वो क्या है। रेत यानी किसानों को कहा जाता था, ठीक है। यह व्यवस्था टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। यानी जो रेतवारी व्यवस्था है वो टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। इसलिए इसको मुनरो व्यवस्था है वो भी कहा जाता है। बाद में यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी और असम में भी लागू की गई। यानी स्टार्टिंग में तो यह मद्रास में लागू की गई थी, लेकिन उसके बाद यह बंबई और असम में भी इसको लागू है वो किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का, यानी रेतवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% यानी 51% क्षेत्र आता था। मुनरो से पहले, यानी मुनरो से पहले रेतवारी व्यवस्था को कैप्टन अलेक्जेंडर ने द्वारा छोटे पैमाने पर टीपू सुल्तान से छीने गए क्षेत्रों में लागू किया गया था। यानी मुनरो से पहले जो रेतवारी व्यवस्था है वो कैप्टन अलेक्जेंडर द्वारा टीपू सुल्तान से जो क्षेत्र छीने गए थे उन छोटे क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू है वो किया गया था। दक्षिण भारत में कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे। यानी दक्षिण जो भारत है उस दक्षिण भारत में कोई पारंपरिक ट्रेडिशनल जो जमींदार है वो नहीं थे, तथा भूमि पीढ़ियों से ही कृषकों यानी रेतों की थी। वो जो भूमि है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन है, ऐसे ट्रांसफर है वो होती आ रही थी। तो भूमि है वो पीढ़ियों से ही किसानों की या रेतों की थी। इसलिए रीड और मुनरो को लगता था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, कि सीधे किसानों से ही बात है या बंदोबस्त है वो करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जमींदार है वो नहीं थे। तो जमींदार क्या है कि किसान और जो अंग्रेज लोग थे इनके बीच में यह एक कड़ी का काम करते थे। तो क्या है कि वहां पर दक्षिण भारत में कोई पारंपरिक जमींदार है वो नहीं थे, सीधे किसान थे, वो अपनी भूमि के ऊपर खेती करते थे। इसलिए रीड और मुनरो को लगता था कि हमें सीधे किसानों से ही संपर्क है या बंदोबस्त है वो करना चाहिए। इसलिए इस प्रथा को रेतवारी कहा जाता है और इसलिए इस प्रथा को रेतवारी व्यवस्था है वो कहा जाता है। अंतिम परीक्षण करने से पहले, यानी लास्ट एक्सपेरिमेंट करने से पहले रेतों को अलग से परीक्षण व सर्वेक्षण किया गया। कि रेतों का अंतिम परीक्षण करने से पहले रेतों का अलग से परीक्षण व सर्वेक्षण है वो किया गया। कृषकों को राजस्व का भुगतान, भूमि की गुणवत्ता। अब जो कृषक लोग थे, किसान लोग थे, उनको राजस्व का भुगतान, राज्य को जो टैक्स दिया जाता था वो राजस्व का भुगतान भूमि की गुणवत्ता, कि भूमि कैसी है, उपजाऊ है या कम उपजाऊ है या बंजर है, भूमि की गुणवत्ता व उत्पादित फसलों के आधार पर करना होता था। कि जो फसलें उत्पादित हुई है उसके आधार पर उनको राजस्व का भुगतान है वो करना पड़ता था, क्योंकि उपजाऊ भूमि में तो अच्छी खेती होती है तो उत्पादन भी अच्छा होता है, तो ज्यादा राजस्व पे करते थे। भूमि कम उपजाऊ थी और या बंजर लगा लो, वहां पर कम उत्पादन होता था तो वो कम राजस्व है वो अदा करते थे। 30 वर्षों हेतु, यानी 30 वर्षों के लिए भूमि राजस्व किराए का 50% तय किया गया। यानी 30 वर्षों के लिए भूमि राजस्व जो किराया था उसका 50%, ठीक है, यानी 30 वर्ष के लिए भूमि राजस्व किराए का 50% है वो फिक्स है वो किया गया। रेत भूमि का स्वामी तब तक होता था, जो किसान है वो भूमि का स्वामी तब तक होता था जब तक वह भू राजस्व अदा करता था। यानी जब तक वह टैक्स पे करता था तब तक वह भूमि का मालिक होता था, लेकिन जब वह टैक्स पे करने से मना कर देता था तो उसको भूमि के मालिकपन से हटा दिया जाता था, उससे भूमि है वो छीन ली जाती थी जब तक वह राजस्व चुकाता। यह व्यवस्था नाकाम रही, जो यह व्यवस्था है वो सफल नहीं हुई, यह व्यवस्था नाकाम रही। राजस्व बहुत ज्यादा लगाया हुआ था, जो राजस्व यानी टैक्स है वो बहुत ज्यादा लगाया हुआ था। किसान
राजस्व नहीं दे पा रहे थे, और जो किसान है वो टैक्स है या राजस्व है वो नहीं दे पाए, क्योंकि राजस्व है वो ज्यादा लगाया हुआ था, और जो किसान लोग हैं वो इतना राजस्व है वो अदा नहीं कर पा रहे थे, यानी पे है वो नहीं कर पा रहे थे। रैयत गांव छोड़कर भागने लगे, और किसान जब टैक्स पे नहीं कर पाए तो वो गांव छोड़कर भागने लगे, और गांव है वो वीरान होने लगे, यानी गांव है वो खाली होने लगे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो टैक्स है वो ज्यादा लगाया हुआ था। अब देखो नेक्स्ट है कि ब्रिटिश कृषि नीतियों के प्रभाव, कि जो ब्रिटिश कृषि नीतियां थी उनके किसानों के ऊपर क्या प्रभाव है वो पड़ा। जैसे वर्गों में मतभेद, किसानों व कंपनी के बीच जो जमींदार है वो मध्यस्थता का काम है वो करता था, यानी वह कंपनी की बातों को किसानों तक और किसानों, यानी वो बीच में एक कड़ी का काम है वो करता था, मध्यस्थता की भूमिका अदा करते थे। जमींदार किसानों से कर वसूलते थे, जो जमींदार है वो किसानों से कर वसूलते थे और कंपनी को देते थे। इस प्रकार नए वर्गों जैसे जमींदार, महाजन, व्यापारी, कृषक का उदय हुआ, और इससे नए वर्गों जैसे जमींदार, महाजन, व्यापारी का उदय हुआ, और इन वर्गों में मतभेद है वो होने लगा। सेकेंड पॉइंट है कृषकों की दरिद्रता। दरिद्रता मीन्स उनकी हालत खराब, ठीक है, हालत खराब हो गई। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आयात के कारण, कि ब्रिटिश से बनी हुई वस्तुओं के आयात के कारण, कि अंग्रेजों से बनी, इंग्लैंड से जो वस्तुएं आयातित होने लगी, यानी अंग्रेजों की बनी हुई वस्तुओं के आयात के कारण कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। जो कुटीर उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, उनको नुकसान है वो हुआ। वह अधिक से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में आए, और कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ, अब उनकी बनी हुई वस्तुएं कोई खरीदते नहीं थे, तो अधिक से अधिक जो लोग हैं वो कृषि के क्षेत्र में काम के लिए आ गए। इससे जोतों का आकार, जोतों का आकार मतलब खेतों का साइज, कि जोतों का आकार है वो छोटा हो गया, कृषक की हालत बदतर हो गई, क्योंकि क्या है कि पहले इतने लोग हैं वो खेती का कार्य वो नहीं करते थे, कुछ लोग हैं वो कुटीर उद्योग में लगे हुए थे, लेकिन ब्रिटिश माल के आयात के कारण जो कुटीर उद्योग हैं वो चौपट हो गए या फ्लॉप हो गए, क्योंकि उनकी वस्तुएं हैं वो कुटीर उद्योग की वस्तुएं महंगी होती थी और ब्रिटिश की बनी वस्तुएं वो सस्ती होती थी, तो लोग हैं वो सस्ती वस्तुएं खरीदने लगे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं कृषि के क्षेत्र में आए। कृषि के क्षेत्र में आने से जोतों का आकार है, खेतों का आकार है वो छोटा हो गया, ठीक है, खेतों का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन पर भी इसका प्रभाव है वो पड़ा, और किसानों की जो हालत है वो बदतर हो गई, यानी खराब है वो हो गई। ग्रामीण समुदाय का बिखराव, जो ग्रामीण समुदाय है उसका बिखराव है वो हुआ। जैसे अभी पहले बताया था कि अंग्रेजों ने राजस्व इतना लगा दिया कि जो किसान है वो राजस्व अदा नहीं कर पा रहे थे, वो गांव छोड़ छोड़कर भागने लगे। तो राजस्व का भुगतान न करने की स्थिति में, जब जो किसान है वो राजस्व का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में कृषक मजबूरी में अपनी जमीन छोड़कर दूर चले गए। जो कृषक है, क्योंकि उस जमीन से वो राजस्व तो है, भुगतान तो है वो कर नहीं पाए कंपनी को, तो मजबूरी में उन्होंने क्या किया, खेती करना ही छोड़ दिया और अपनी जमीन छोड़कर कहीं दूर है वो चले गए। फलस्वरूप परंपरागत ग्रामीण समुदाय टूट गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ग्रामीण समुदाय था, जो एकजुट होकर रहता था, वो समुदाय है वो टूट गया, लोग है वो बिखर गए। ग्रामीण ऋणदाता, साहूकारों ने किसानों का शोषण किया, क्योंकि किसान है वो साहूकारों से ऋण लेते थे। अब जो साहूकार है वो किसानों से बहुत ज्यादा ब्याज है वो लेते थे, यानी मोटा ब्याज है वो लेते थे। साहूकारों ने किसानों का शोषण किया, जो धन वे किसानों को देते थे, यानी साहूकार ऋण के रूप में जो धन साहूकार किसानों को देते थे उन पर भारी ब्याज वसूलते थे, और उनके ऊपर भारी जो ब्याज है वो वसूलते थे। यदि कर्ज नहीं दे पाता, यानी किसान यदि कर्ज नहीं दे पाता, उनके पैसे नहीं लौटा पाता, तो उसकी जमीन है वो जब्त कर ली जाती थी। यानी अगर किसान है वो साहूकार से ऋण लेता, अगर साहूकार है उसका ऋण नहीं चुका पाता, तो जो साहूकार है वो किसान की जमीन है वो जब्त कर लेते थे। फिर है वाणिज्य फसलों का विकास। कृषक बाजार के लिए उत्पादन करता था। क्या हो गया कि जो कृषक है वो बाजार के लिए उत्पादन है वो करने लगा, जैसे कपास, जूट और नील, क्योंकि ये वाणिज्यिक फसलें हैं, ठीक है, इनका उत्पादन है वो करने लगा, इनके उत्पादन को बढ़ावा मिला, अधिक उत्पादन होने लगा। इससे किसानों को भी फायदा हुआ, और इन फसलों के उत्पादन से किसानों को भी फायदा है वो हुआ, क्योंकि उन्हें उत्पादन की अधिक कीमत मिलने लगी, क्योंकि उन्हें उत्पादन है उसकी ज्यादा कीमत है वो मिलने लगी। अब नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिशों ने ऐसी कठोर नीतियों
का पालन करवाया कि जो किसान है वो आंदोलन के लिए खड़े हो गए। अब पहला आता है किसानों का विद्रोह। राजस्व की कठोर नीति, उन्होंने राजस्व वसूलने की कठोर नीतियां, ज्यादा राजस्व, जमींदारों का शोषण, वंशानुगत भूमियों को जब्त करना कि जो भाई राजस्व पे नहीं कर पाता था उसकी वंशानुगत जो भूमि है उसको जब्त कर लिया जाता था। भुखमरी के कारण आपदा ने किसानों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इन सब समस्याओं ने किसानों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित है वो, यानी किसान है वो विद्रोह करने के लिए तैयार है वो हो गए। पहला प्रमुख विद्रोह 1770 में, यानी पहला प्रमुख विद्रोह 1770 में बंगाल की भुखमरी के बाद हुआ, यानी 1770 में बंगाल में जो भुखमरी फैली उसके बाद पहला विद्रोह है वो हुआ। इसे फकीर व सन्यासी विद्रोह कहा गया, और इसे फकीर व सन्यासी विद्रोह कहा गया तथा यह रंगपुर से ढाका तक फैला, और यह विद्रोह है वो रंगपुर से लेकर ढाका तक है, यह विद्रोह है वो फैला। ये लोग भिखारी थे, क्योंकि बंगाल की भुखमरी में ये लोग है वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे, इसलिए ये लोग है वो भिखारी बन गए। बंगाल की भुखमरी ने उनके आय के साधन छीन ली, कि बंगाल में जो भुखमरी आई उस भुखमरी ने इन लोगों से इनके आय के साधन है या इनकम के जो स्रोत हैं वो छीन लिए। इस विद्रोह को दबाने में 3 वर्ष लगे, यानी इस विद्रोह को दबाने में कंपनी को 3 वर्ष है वो लग गए। फिर उसके बाद है पागलपंथी। एक धार्मिक समुदाय ने बंगाल में विद्रोह किया, कि एक धार्मिक जो समुदाय था उसने बंगाल में विद्रोह किया। यह विद्रोह उनके नेता टीपू के नेतृत्व में गारों की पहाड़ियों तक फैला, और यह विद्रोह है वो टीपू उनका एक नेता था, उस टीपू नेता के नेतृत्व में गारों की पहाड़ियों तक यह विद्रोह है वो फैला। चोर विद्रोह बंगाल के मिदनापुर, और चोर विद्रोह हुआ जो बंगाल के मिदनापुर जिले में 1796 से 1816 के मध्य तक चला, यानी चोर विद्रोह बंगाल में हुआ। चोर विद्रोह बंगाल के मिदनापुर में जिले में 1796 से 1816 के बीच है वो चोर विद्रोह है वो चला। असम में खासियों ने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया, कि असम में जो खासी समुदाय था उसने भी ब्रिटिश की जो नीतियां थी, ब्रिटिश पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के विरुद्ध भी उन्होंने रिवॉल्यूशन है वो किया, विद्रोह किया। परंतु 1833 में इसका दमन कर दिया गया, परंतु 1833 में इस विद्रोह को है वो दबा दिया गया। फराजी एक मुस्लिम पंथ था, और जो फराजी है वो एक मुस्लिम पंथ था जिसने बंगाल के सामाजिक व राजनीतिक हालातों में, जिसने बंगाल के सामाजिक के जो हालात थे, कंडीशन थे, जो राजनीतिक कंडीशन थी, सामाजिक और राजनीतिक हालातों में मूलभूत बदलावों का समर्थन किया, कि वहां के सामाजिक और राजनीतिक हालात ऐसे है कि वहां के जो मूलभूत बदलाव है उनको किया जाए, कि वहां के मूलभूत जो स्रोत ये कहें कि हम जो कंडीशंस थी उनको बदला जाए। उन्होंने जमींदारों द्वारा मजदूरों के शोषण का भी विरोध किया, और उन्होंने कहा कि जो जमींदार है वो मजदूरों का शोषण करते हैं, इसका भी उन्होंने विरोध है वो किया। वहाबी आंदोलन, इस आंदोलन के नेता सैयद अहमद थे, यानी वहाबी आंदोलन के जो नेता थे वो सैयद अहमद थे। वे वहाबी पंथ के समर्थक थे, और वो क्या है कि वहाबी पंथ के समर्थक थे जिसके निर्माता अरब के, यानी इस दिन के निर्माता अरब के अब्दुल वहाब थे। वहाबियों ने भारत में इस्लाम के पुनरुत्थान की वकालत की, और वहाबियों ने भारत में इस्लाम धर्म के पुनरुत्थान की वकालत है वो उन्होंने की। ब्रिटिश के अंतर्गत उनकी सत्ता व शक्तियां छिन गई। अब ब्रिटिश के अंतर्गत, अंग्रेजों के अंतर्गत उनकी जो सत्ता है, पावर है, और जो उनकी शक्तियां थी वो छिन गई। उनके विद्रोह में कृषक व कारीगर भी शामिल हुए, और वहाबी विद्रोह में कृषक और जो कारीगर लोग थे वो भी इस आंदोलन में शामिल है वो हो गए।